अंतिम परीक्षाओं के बाद परिणाम आने का समय आ गया था। हालांकि देवांश कुलकर्णी स्वाभाविक रूप से पढ़ाई में प्रतिभाशाली नहीं थे, फिर भी उनकी साधना ने उन्हें ऐसे लाभ दिए जो दूसरों को नहीं मिले। अपना ज्यादातर समय ध्यान, ताबीज बनाने और साधना में बिताने के बावजूद मालगुडी हायर सेकेंडरी स्कूल में दाखिला लेने के समय की तुलना में उनकी अंतिम परीक्षा की रैंकिंग में काफी सुधार हुआ था। पहले वो अपनी कक्षा में लगभग 16वें स्थान पर थे। इस बार वो 5वें स्थान पर पहुंच गए थे। उनके कक्षा शिक्षक श्री एल.एच. रमन इतने आश्चर्यचकित हुए कि उन्होंने देवांश को व्यक्तिगत रूप से प्रोत्साहित करने के लिए अपने कार्यालय में बुलाया। सबसे ज्यादा अंक देवांश के डेस्कमेट दुष्यंत वर्मा ने प्राप्त किए, जिन्होंने गणित, भौतिकी और रसायन विज्ञान में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। यहां तक कि गणित में पूरे अंक भी प्राप्त किए। हालांकि नागरिक शास्त्र, अंग्रेजी और हिंदी में उनके कम अंकों के कारण उन्हें समग्र ग्रेड में 5वां स्थान मिला। चिराग लहना के ग्रेड कक्षा में सबसे निचले पायदान से बढ़कर 32वें नंबर पर आ गए थे, जिससे उनके माता पिता चंदन जोशी और उनकी पत्नी इतने खुश हुए कि उनकी मुस्कान रुक ही नहीं रही थी। उस शाम सुजाता कुलकर्णी ने देवांश को औपचारिक रूप से धन्यवाद देने के लिए एक शानदार भोजन तैयार किया। रिपोर्ट कार्ड मिलने के बाद यशवी लेबल वर्क्स के तीनों शेयरधारकों ने फैक्ट्री कार्यालय में अपनी वार्षिक बैठक की। हालांकि इसे वार्षिक बैठक कहा जाता था, लेकिन ये मूलतः एक लाभ साझाकरण सत्र था। उनके छोटे से प्रतिष्ठान में लंबी चौड़ी रिपोर्ट या भविष्य के अनुमानों की कोई जरूरत नहीं थी। मुनाफा प्रभावशाली था। सिर्फ 2 महीने से भी कम समय में सभी खर्चों को घटाकर शुद्ध लाभ लगभग 2 लाख रुपए था। चूंकि लेजर एंटीनकली लेबल की अभी भी उच्च मांग और कम आपूर्ति थी, इसलिए कुछ ही बकाया भुगतान थे और साल के अंत तक लगभग सभी बकाया चुका दिए गए थे। दूसरे सबसे बड़े शेयरधारक के रूप में देवांश को पहले वर्ष में 75,000 रुपए का लाभ हुआ। इससे देवांश बहुत खुश हुआ। इससे ये पुष्टि हुई कि लेजर लेबल व्यवसाय में निवेश करने का उनका फैसला समझदारी भरा था और उन्होंने चंदन जोशी के बारे में कोई गलतफहमी नहीं जताई थी। कुछ दिनों बाद नए साल की पूर्व संध्या थी। चूंकि देवांश के दादा दादी का निधन जल्दी हो गया था और शंकर कुलकर्णी ही एकमात्र जीवित बुजुर्ग थे, इसलिए उनके घर पर नया साल अपेक्षाकृत शांत था। सिर्फ वे तीनों ही थे। हालांकि देवांश के परीक्षा में अच्छे प्रदर्शन और पहले से घर लाई गई अच्छी खासी कमाई के कारण परिवार का उत्साह चरम पर था। हालांकि छोटा, उनका जश्न हर्षोल्लास और उत्साह से भरा था। नए साल के पहले दिन मालगुडी जिले की परंपराओं के अनुसार लोग एक दूसरे को बधाई देने नहीं जाते थे। देवांश ने अपने मालिक की कब्र पर जाकर श्रद्धांजलि स्वरूप महुआ की एक शीशी चढ़ाई। दूसरे दिन परिवार देवांश के कुछ मामाओं से मिलने गया। तीसरे दिन नए कपड़े पहने और उपहार लेकर देवांश का परिवार उसके नाना नानी के घर नए साल की बधाई देने गया। अय्यर परिवार में ये एक लंबे समय से चली आ रही परंपरा थी। हर साल तीसरे दिन दोनों विवाहित बेटियां, सबसे बड़ा बेटा जो जिले में काम करता था और दूसरा बेटा जो विदेश में व्यवसाय करता था, सभी शांतिपुर स्थित पैतृक घर लौटते थे। देवांश के तीसरे चाचा श्री अय्यर वेंकटेश ने शांतिपुर में एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोला था और वार्षिक पुनर्मिलन भोज अय्यर के पारिवारिक रेस्टोरेंट में आयोजित किया जाता था। इस साल भी कोई अपवाद नहीं था। जैसे ही देवांश का परिवार शहर पहुंचा, वे सीधे रेस्टोरेंट पहुंच गए। बेटियों की शादी बाहर हो जाने पर उन्हें दूसरे घर का हिस्सा माना जाता है, इसलिए जब देवांश का परिवार पहुंचा तो सबसे बड़े चाचा अय्यर महेश, दूसरे चाचा अय्यर भास्कर और दादा दादी के परिवार पहले से ही मौजूद थे। स्वाभाविक रूप से तीसरे चाचा वेंकटेश का परिवार भी वहां मौजूद था। रेस्टोरेंट मूल रूप से उनका ही व्यवसाय था। हालांकि शांतिपुर में रहने के बावजूद आंटी अय्यर सुष्मिता और उनका परिवार अभी तक नहीं आया था।
नए साल की शुभकामनाएं दादा दादी। मैं आपको शुभकामनाएं देने आया हूं, देवांश ने खुशी से कहा और अंदर आकर अपने दादा दादी का अभिवादन करने लगा। चूंकि देवांश के दादा दादी का निधन जल्दी हो गया था और शंकर का परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा था, इसलिए उसके नाना नानी हमेशा से उससे बहुत प्यार करते थे। देवांश बचपन से ही उनके बहुत करीब था। ये सुष्मिता तो बिल्कुल घड़े से गिरे पानी जैसी है। इसका घर सड़क के ठीक नीचे है, फिर भी ये हमेशा सबसे आखिर में पहुंचती है। लेकिन हमारा छोटा देवांश तो सुबह सुबह शिवगिरी हिल से आ गया। दादा दादी ने कहा, पहले अपनी बड़ी बेटी की शिकायत की, फिर देवांश का हाथ पकड़कर उसकी गर्मजोशी से तारीफ की। वो जल्दी क्यों नहीं आता? उसे हर साल एक लाल लिफाफा मिलता है। महेश की पत्नी लता मौसी बगल से बुदबुदाई। उनके स्वर में तिरस्कार का भाव था। पता चला कि चूंकि सुजाता का परिवार कम संपन्न था, इसलिए बुजुर्ग हर साल उनसे लाल लिफाफे लेते थे, लेकिन देवांश को ज्यादा पैसे चुपके से दे देते थे, इस डर से कि कहीं उसे तकलीफ न हो जाए। लता अपनी संकीर्णता के कारण हमेशा यही सोचती थी कि बुजुर्ग अपना पैसा बाहर वालों को दे रहे हैं। ये सुनकर महेश ने झट से लता को कोहनी मारी और फुसफुसाया, थोड़ा कम रखो। सच है, तुम हर साल बुजुर्गों को पैसे देती हो और वे उसे खुद खर्च भी नहीं करते, अपनी बेटी को दे देते हैं। क्या पैसा कमाना इतना आसान है? लता ने ऊंची आवाज में कहा। इस बार उसके शब्द इतने जोर से थे कि सब सुन सकते थे। बुजुर्गों ने भौहें चढ़ाई, लेकिन कुछ नहीं कहा, मानो सुन ही नहीं रहे हों। एक तरफ लता गलत नहीं थी, बुजुर्ग वाकई पक्षपाती थे। दूसरी ओर लता एक संपन्न परिवार से थी। उसके पिता शहर में एक छोटे अधिकारी थे और अय्यर परिवार में शादी करने से उनका रुतबा बढ़ गया था, इसलिए बड़े लोग अक्सर उसे तरजीह देते थे। हम सब एक परिवार हैं, इतनी छोटी मोटी बात क्यों? महेश ने गुस्से से कहा। उसका संयम टूट गया। सगे भाई भी हिसाब किताब साफ साफ निपटा लेते हैं, मैंने कहाँ गलती की? लता ने पलटकर जवाब दिया, मां, नया साल है, क्या आप थोड़ा शांत हो सकती हैं? देवांश के बड़े चचेरे भाई अय्यर रोहन ने उसे शांत करने की कोशिश करते हुए कहा, हे, रोहन सही कह रहा है, नया साल है, सद्भाव सबसे ज्यादा मायने रखता है। चलो सब थोड़ा शांत हो जाए। वेंकटेश और उनकी पत्नी, जो मेजबान थे और देवांश के परिवार के करीबी थे, मुस्कुराते हुए तुरंत आगे आए और मामला शांत किया। मैं तो यूं ही बात कर रही थी। तुम्हारा भाई तो ऐसे बर्ताव कर रहा है जैसे मैं उसकी भाभी को धमका रही हूं, लता ने कहा। दरअसल ऐसी घटनाएं लगभग हर साल होती थी। देवांश को अपनी चाची से कोई खास लगाव नहीं था, लेकिन अपने चाचा के सम्मान में उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। शंकर और सुजाता को भी पारिवारिक हालात का ध्यान रखना था। वे जानते थे कि पिछले सालों में वे ज्यादा आर्थिक योगदान नहीं दे पाए थे और बुजुर्गों ने अक्सर उनकी मदद की थी। जब शंकर ने अपना गेस्ट हाउस खोला तो बुजुर्गों ने चुपके से उसका समर्थन भी किया था। इसलिए लता की बातें पूरी तरह से बेबुनियाद तो नहीं थी, लेकिन वे बहुत ज्यादा कठोर जरूर थी। दंपत्ति ने उससे कोई शिकायत नहीं की, बस एक दूसरे को देखा। तभी सुजाता आगे बढ़ी और बुजुर्गों को एक मोटा लाल लिफाफा देते हुए बोली, पापा, मां, आपने इतने सालों में हमारी बहुत मदद की है। शंकर और मैंने अपनी जिम्मेदारियां ठीक से नहीं निभाई। इस साल हालात बेहतर हैं, कृपया इसे ले लीजिए और बदले में हमें कुछ मत दीजिएगा। बुजुर्ग ने लाल लिफाफा लिया और उसकी मोटाई टटोली जरूर 5-6 हजार रुपए। उन्होंने झट से कहा, क्या कर रहे हो बच्चे, ऐसे तो मदद के पैसे नहीं दिए जाते। और तो और देवांश अभी हाई स्कूल में है, उसकी पढ़ाई और रहने का खर्चा कोई छोटी बात नहीं है। कुछ सालों में वो यूनिवर्सिटी जाएगा, ये बहुत बड़ा खर्च होगा। आपको ये पैसे अपने पास रखने चाहिए। पापा, हमने देवांश की यूनिवर्सिटी के लिए पैसे अलग रख दिए हैं, प्लीज ये ले लीजिए और जो चाहे खरीद लीजिए।
कुछ मत रोकिएगा। सुजाता कुलकर्णी ने अपने पिता को हिचकिचाते देखकर अपनी आंखें लाल कर ली। माँ, पापा, चूंकि सुजाता इतनी सोच समझकर काम कर रही है, आपको इसे स्वीकार कर लेना चाहिए, लता ने बगल से कहा। आप? बुजुर्ग उसे घूरे बिना नहीं रह सके। माँ, पापा, मेरी भाभी सही कह रही है, बस ले लीजिए। हमारे पास अच्छी खासी रकम जमा है। देवांश की आगे की पढ़ाई सुरक्षित है। शंकर कुलकर्णी ने तनाव देखकर जल्दी से कहा। अपने दामाद की बात सुनकर बुजुर्गों ने उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने से बचने के लिए अनिच्छा से लिफाफा स्वीकार कर लिया। उन्होंने मन ही मन नोट कर लिया कि बाद में चुपचाप पैसे लौटा देंगे। लता के चेहरे पर तिरस्कार के भाव थे। उन्हें शंकर की बातों पर साफ शक था, और उन्हें शक था कि ये सिर्फ दिखावे के लिए है। हालांकि महेश अय्यर और उनके बेटे रोहन को यह देखकर थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई कि उनकी मां के जिद ने शंकर और सुजाता को सार्वजनिक रूप से घोषणा करने पर मजबूर कर दिया है। युवा पीढ़ी ऐसी बातों के प्रति ज्यादा संवेदनशील थी। रोहन ने जानबूझकर अपनी मां की अनदेखी की और देवांश के कंधे पर हाथ रखकर उसके पास गया। देवांश, मैंने सुना है कि इस साल तुम्हारा दाखिला मालगुडी फर्स्ट हायर सेकेंडरी स्कूल में हो गया है। तुम हम चचेरे भाइयों से कहीं आगे हो। उसने कहा। चचेरे भाई, तुम भी कमाल के हो। दादाजी ने कहा था कि तुमने सेना में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और तुम्हारे वरिष्ठों ने भी तुम्हारी तारीफ की। देवांश ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। हालांकि वो अपनी चाची से चिढ़ता था, फिर भी वो रोहन के बहुत करीब महसूस करता था, क्योंकि बचपन में नए साल के जश्न में वो रोहन के साथ साए की तरह रहता था। लगता है मालगुडी फर्स्ट में दाखिले के बाद तुम बड़े हो गए हो। अंकल वेंकटेश अय्यर हंसे। बिल्कुल, मालगुडी फर्स्ट में दाखिला लेने का मतलब है कि एक कदम विश्वविद्यालय में प्रवेश हो गया। लगता है हमारे अय्यर परिवार में एक विश्वविद्यालय से स्नातक होने वाला है। अंकल भास्कर अय्यर ने कहा। विश्वविद्यालय की डिग्रियां अब पहले जितनी कीमती नहीं रही। पहले स्नातकों को नौकरी की गारंटी होती थी और उन्हें सरकारी अनुदान से शिक्षा भी मिलती थी, लेकिन अब उन्हें अपना खर्च खुद उठाना पड़ता है। और इस साल से हमारी पश्चिम बंगाल सरकार ने प्लेसमेंट की गारंटी बंद कर दी है। जब देवांश स्नातक होगा तो नौकरी ढूंढना एक चुनौती हो सकती है, लता ने कहा, अपने बेटे और दूसरों को देवांश की तारीफ करते देखकर मानो उसकी सुर्खियां छीन रही हों। बात अलग है, शीर्ष विश्वविद्यालयों से स्नातक करने वालों की अभी भी मांग है। देवांश अच्छा कर रहा है, उसे जरूर किसी बड़े संस्थान में दाखिला मिलेगा, दादाजी ने कहा। देवांश हमारे शहर में भले ही अच्छा कर रहा हो, लेकिन मालगुडी फर्स्ट में तो हर जगह से टॉपर आते हैं। एक बार वो वहां पहुंच गया तो वो औसत ही रहेगा। लता ने माहौल को थोड़ा ठंडा करने की कोशिश करते हुए कहा। कौन कहता है कि वो औसत होगा? इस साल वो अपनी कक्षा में 5वें और पूरी कक्षा में 32वें स्थान पर रहा। सुजाता ने अपनी भाभी को अपने बेटे को नीचा दिखाते हुए सुनकर खुद को रोक नहीं पाई। सचमुच, अगर वो ऐसा ही करता रहा तो वो जरूर किसी बड़े विश्वविद्यालय में जाएगा। चाचाओं की आंखें चमक उठीं। हाँ, ये तो कमाल है, दादाजी खिलखिलाकर हंस पड़े। दूसरी और तीसरी बुआ भी देवांश की मेधावी और शिष्ट होने की तारीफ करते हुए उनकी बातों में शामिल हो गई। तारीफों के एक दौर के बाद लता के बिगड़े हुए चेहरे को देखकर और ये याद करते हुए कि उसे दिखावे का कितना ध्यान था, बातचीत रोहन की ओर मुड़ गई। ठीक है रोहन, क्या इस साल तुम सेना से किसी नागरिक पद पर नहीं गए? कैसा चल रहा है? कुछ प्रस्ताव है, ज्यादातर सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों और संस्थानों से, लेकिन मुझे हमेशा से लगता था कि कोई सरकारी विभाग बेहतर होगा, लता ने कहा। उसके चेहरे पर आखिरकार गर्व का भाव आ गया। दरअसल सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियां बहुत अच्छी होती हैं। लोग वहां पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, भास्कर ने टिप्पणी की। बिल्कुल, ये सरकारी नौकरी है, लोहे का चावल का कटोरा। आपका पूरा परिवार सरकारी तनख्वाह पर है, आप सभी को पेंशन मिलेगी। हम जैसे बिजनेस वालों के उलट हम इस साल कमा सकते हैं।
अगले साल गवा सकते हैं। जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो हम अपने बच्चों पर निर्भर रहते हैं, लेकिन आप लोगों का तो राज्य ख्याल रखता है। ये तो कुछ बात है। वेंकटेश ने आगे कहा, ओ, ये तो बस एक फिक्स तनख्वाह है। धूप हो या बारिश, आमदनी की गारंटी है। लता ने विनम्रता से हाथ हिलाते हुए कहा, लेकिन उसका घमंड साफ दिखाई दे रहा था। भाभी, आप बहुत ज्यादा शालीन हो रही हैं। चाचा हंसे। छोड़ो, तुम लोगों में कौन शालीनता से पेश आ रहा है? लता ने शरारत से आंखें घुमाई। कौन शालीनता से पेश आ रहा है? तभी एक महिला की आवाज गूंजी। देवांश की मौसी सुइंग अयर अपने पति और बेटी के साथ अंदर आ रही थी। हम भाभी के बारे में बात कर रहे थे, वेंकटेश ने कहा। क्या वो कभी शालीनता से पेश आती है? सुइंग ने चिढ़ाते हुए कहा, सुइंग, क्या तुम थप्पड़ मांग रही हो? तुम खुद को समझाओ। मैं कब शालीन नहीं रही? लता आगे बढ़ी, हाथ उठाकर धमकी देने का नाटक किया। ठीक है, मेरी गलती। भाभी हमेशा शालीन रहती है। सुइंग हंसते हुए एक तरफ हट गई। सुइंग के हालात उसकी बहन सुजाता से कहीं बेहतर थे। उसने एक तकनीकी कॉलेज में पढ़ाई की थी और शांतिपुर में सप्लाई एंड मार्केटिंग कोऑपरेटिव में तैनात थी। हालांकि ये कोई पावर सेंटर नहीं था, लेकिन ये एक सरकारी संस्थान था जिसमें अच्छे लाभ थे। उसके पति यामिन जैन भी तकनीकी स्नातक थे और शांतिपुर नगर कार्यालय में क्लर्क के पद पर कार्यरत थे। हालांकि उनकी नौकरी शालीन थी, लेकिन इसके साथ सम्मानजनक दर्जा और लाभ भी जुड़े थे। लता अपनी हैसियत को लेकर सजग होने के कारण स्वाभाविक रूप से सुइंग के परिवार की ओर आकर्षित हुई, क्योंकि वे भी सरकारी तनख्वाह पर थे। सुइंग की चिढ़ाने वाली बातें देखकर लता को यकीन नहीं हुआ। सुइंग ने जल्दी से बात बदल दी। ठीक है, मैंने तुम्हें नौकरी के मामलों पर बात करते सुना। क्या रोहन के बारे में बात हो रही थी? क्या सेना से उसका तबादला तय हो गया है? कुछ विकल्प है, लेकिन सभी सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां हैं। मैं सरकारी विभाग पसंद करूंगी, लेकिन मेरे पिताजी जल्दी सेवानिवृत्त हो गए और अब उनका ज्यादा प्रभाव नहीं है, इसलिए ये मुश्किल है। ओह सुइंग, क्या तुम डायरेक्टर मेहरा की पत्नी के साथ स्कूल नहीं गई थी? क्या तुम हमसे संपर्क करने में हमारी मदद कर सकती हो? लता ने आशा से भरी आंखों से पूछा। आप किस निर्देशक मेहरा की बात कर रहे हैं? सुइंग अयर ने थोड़ा चौंकते हुए पूछा। कौन से दूसरे निर्देशक मेहरा? बिल्कुल, जिला पार्टी के वर्तमान स्थायी समिति सदस्य और जिला पुलिस अधीक्षक लोकेश मेहरा। उनकी पत्नी ज्योति अयर आपके अयर परिवार के गांव से थी। आपने मुझे 2 साल पहले बताया था कि आप उनके साथ अयर परिवार के गांव के प्राथमिक विद्यालय में पढ़ती थी और एक ही कक्षा में पढ़ती थी, लता ने बताया। शांतिपुर मूल रूप से सिर्फ एक ग्राम पंचायत थी और शहर का केंद्र काफी छोटा था, लेकिन हाल के वर्षों में आसपास के गांवों को मिलाकर इसका विस्तार हुआ और इसे एक कस्बे में बदल दिया गया। अयर परिवार का गांव उन बाहरी गांवों में से एक था जो इसमें शामिल हो गए। स्वाभाविक रूप से अयर परिवार के गांव के ज्यादातर लोगों का उपनाम अयर था और लोकेश मेहरा की पत्नी ज्योति संयोग से वही की थी। अब जब गांव एक नगर पालिका वार्ड बन गया था, लोग बिखर गए थे और गांव के जीवन के घनिष्ठ संबंध फीके पड़ गए थे। इसके अलावा अयर परिवार का गांव बड़ा था, जिसमें 600-700 घर थे, इसलिए ये छोटे गांवों जितना घनिष्ठ नहीं था। शांतिपुर में विलय के बाद रिश्तों में और भी दूरी आ गई। धीरे धीरे कुछ बुजुर्गों को छोड़कर, जो अब भी सड़क पर एक दूसरे को दुआ सलाम करते थे, युवा पीढ़ी के ज्यादातर लोग एक दूसरे को पहचानते नहीं थे। हालांकि चूंकि ज्योति ने जिला पुलिस अधीक्षक से शादी की थी, इसलिए शांतिपुर और अयर परिवार के गांव में उसका नाम जाना पहचाना था। इसलिए जब लता ने उसका जिक्र किया तो सुइंग को याद आया और वो मुस्कुराया। ओह, आपका मतलब ज्योति अयर था? हाँ बिल्कुल। देखो, क्या तुम उससे रोहन की स्थिति के बारे में बात कर सकती हो? अगर डायरेक्टर मेहरा कुछ कहने को तैयार हो
तो रोहन आसानी से किसी जिला सरकारी कार्यालय में पहुंच सकता है। लता ने उत्सुकता से कहा। उसकी आंखें आशा से भरी हुई थी। लोकेश मेहरा? देवांश कुलकर्णी ने यह बात सुन ली और एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। वो बीच में बोलना चाहता था, लेकिन हिचकिचाया और चुप रहा। यह तो बरसों पहले की बात है। और हां, मैं ज्योति के साथ सिर्फ 2 साल ही एक ही क्लास में था, पहली और दूसरी कक्षा। बाद में उसके पिता ने उसे शहर के स्कूल में भेज दिया और हम फिर कभी साथ नहीं पढ़े। इतने साल बीत गए, शायद उसे मेरी याद भी नहीं। और आजकल तो आप जानते ही हैं, किसी को सरकारी नौकरी दिलवाना आसान नहीं होता जब तक कि आप कोई करीबी रिश्तेदार या भरोसेमंद दोस्त न हो। मैं सचमुच कुछ नहीं कर सकती, सुइंग ने हाथ हिलाते हुए कहा। इतने दूर के रिश्ते और सप्लाई एंड मार्केटिंग कोऑपरेटिव में सिर्फ एक कर्मचारी होने के नाते वो स्थायी समिति के सदस्य और जिला अधीक्षक की पत्नी से बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। उनसे मदद मांगने की तो बात ही छोड़ दीजिए। बिल्कुल लता, तुम्हें सुइंग को इस बारे में परेशान नहीं करना चाहिए। ज्योति जिला पुलिस प्रमुख की पत्नी है, वो क्या कह सकती है? मुझे लगता है कि किसी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी या संस्थान में नौकरी पाना काफी अच्छा है, महेश अय्यर ने कहा। यह कैसे अच्छा है? क्या किसी सरकारी संस्थान की तुलना किसी सरकारी कार्यालय से की जा सकती है? वीना के बेटे को ही देख लीजिए, वो हमारे रोहन से कुछ बेहतर नहीं है, लेकिन उसके ससुर ने किसी तरह जुगाड़ करके उसे जिला स्वास्थ्य एवं योजना बोर्ड में भर्ती करवा दिया। अब वीना लगातार शेखी बघा रही है, कह रही है कि उसके बेटे का सेना में रिकॉर्ड शानदार है और पूछ रही है कि क्या रोहन को अभी तक कोई पद मिला है। मैं क्या कहूं? आप सालों से परिवहन विभाग में हैं, हमेशा ईमानदार रहे हैं। जब रोहन को विभाग में भर्ती करवाने के लिए अपने बॉस से मदद मांगने की बारी आई तो आप वो भी नहीं कर पाए, और अब आप ये कहने की हिम्मत कर रहे हैं कि एक सरकारी संस्थान ठीक है। रोहन ने सैन्य सम्मान अर्जित किया है, वो सरकारी पद के लिए पूरी तरह योग्य है, उसे क्यों नहीं मिलना चाहिए? महेश के बोलते ही लता के शब्द मशीन गन की तरह फट पड़े। महेश, रोहन की नौकरी कोई छोटी बात नहीं है, इसका असर उसके पूरे भविष्य पर पड़ता है। मुझे लगता है लता सही कह रही है, तुम्हें अभी भी कोई रास्ता ढूंढना होगा। देवांश के दादा गोजोंग अय्यर ने इस बार लता का पक्ष लेते हुए कहा। बुजुर्गों के दिलों में पोते पोतियों का करियर सबसे ज्यादा मायने रखता था। चचेरे भाई, तुम क्या सोचते हो? देवांश ने रोहन से धीरे से पूछा। किसी सरकारी नौकरी में जाना आदर्श होगा और मेरी योग्यताएं भी मजबूत है, लेकिन ये उतना नाटकीय नहीं है जितना मां बता रही है। नौकरी तो नौकरी ही है ना? रोहन ने धीमी आवाज में जवाब दिया। मैं समझता हूं, मैं तुम्हारे बारे में कभी पूछूंगा, देवांश ने कहा। यह देखकर कि रोहन का झुकाव सरकारी नौकरी की ओर है, उसने लोकेश मेहरा से पूछने के बारे में सोचा, लेकिन छोटा होने के कारण उसे यकीन नहीं था कि ऐसे मामले कितने मुश्किल हो सकते हैं, इसलिए उसने कोई वादा नहीं किया। तुम? ठीक है, बात को तूल देना बंद करो, रोहन ने चिढ़कर कहा। देवांश बस मुस्कुराया और बहस नहीं की। वो शेखी बघारने या काम करने से पहले बोलने वालों में से नहीं था। वो शांत और व्यावहारिक रहना पसंद करता था। पहले काम करो, बाद में बात करो। पापा, आप समझते नहीं, अब चीजें पहले जैसी नहीं रही। सरकारी दफ्तरों में जाना अब मुश्किल है। हमारे अपने परिवहन निदेशक भी अपने किसी रिश्तेदार को नहीं बुला पा रहे थे, महेश ने कड़वाहट से कहा। अरे, ऐसा इसलिए है क्योंकि उसका रिश्तेदार नाकाबिल था। डायरेक्टर खुद को शर्मिंदा नहीं करना चाहता था। उसने तुम्हें टालने के लिए इसे बहाना बनाया और तुम सच में उस पर यकीन कर रही थी। मैं एक पल के लिए भी नहीं मानती कि एक ट्रांसपोर्ट डायरेक्टर अपने ही रिश्तेदारों के लिए कोई पद नहीं जुटा सकता, लता ने खिल्ली उड़ाई। महेश जानता था कि वो सही है, लेकिन उसे अपनी इज्जत बचाने के लिए कोई बहाना चाहिए था। अब जब उसकी पत्नी ने उसकी पोल खोल दी थी तो वो बस अजीब तरह से सिर हिला सकता था। भाई, मुझे लगता है तुम्हें अपने डायरेक्टर से ज्यादा बार मिलना चाहिए।
या शायद कोई अच्छा तोहफा देना चाहिए। आजकल तोहफों के बिना कुछ भी नहीं चलता, छोटे भाई भास्कर अय्यर ने कहा, जो बिजनेस में काफी सक्रिय था और जानता था कि चीजें कैसे काम करती हैं। महेश चुप हो गया। उसे देखो, मैं क्या कहूं, उसमें कोई दमखम नहीं है। उससे शादी करना एक गलती थी। लता ने महेश की ओर इशारा किया और शिकायत की, ठीक है भाभी, इतना कठोर मत बनो। क्या तुमने इसी स्वभाव के लिए उससे शादी नहीं की थी? स्विंग बीच बचाव करने के लिए आगे आई। खैर, मुझे उससे इतनी ईमानदारी की उम्मीद नहीं थी। मानो तोहफा देना उसके लिए कोई गुनाह हो। लता ने पलटवार किया। मां, जरा कम बोलो। मुझे लगता है कि सार्वजनिक संस्थान ठीक है। रोहन आखिरकार अपने पिता का बचाव करने के लिए बोला। तुम दोनों बिल्कुल एक जैसे हो। ये तो पागल कर देने वाला है, लता ने कहा। लेकिन बीच में ही उसकी आंखें चमक उठीं। उसने स्विंग का हाथ पकड़ लिया और रेस्टोरेंट के प्रवेश द्वार की ओर इशारा किया। स्विंग, देखो, क्या ये डायरेक्टर मेहरा और ज्योति का परिवार नहीं है? वे यहां खाना खाने आए हैं। यही तुम्हारा मौका है। जाओ अपनी पुरानी सहपाठी का अभिवादन करो। पता चला कि ज्योति भी नए साल पर अपने माता पिता से मिलने आई थी। चूंकि लोकेश मेहरा अब स्थायी समिति के सदस्य और जिला अधीक्षक थे, इसलिए उनका रुतबा असाधारण था। एक ओर ज्योति के परिवार को लगा कि घर पर उनका स्वागत करना बहुत शालीनता होगी। दूसरी ओर वे अपने दामाद का प्रदर्शन भी करना चाहते थे, इसलिए वे पूरे परिवार को अय्यर के फैमिली रेस्टोरेंट ले आए। हालांकि ये कोई बड़ा होटल नहीं था, फिर भी अय्यर का फैमिली रेस्टोरेंट साफ सुथरा और खूबसूरती से सजाया हुआ था, जो पुराने अय्यर शेट्टी विलेज के ठीक बीचों बीच स्थित था। जब भी स्थानीय लोग कोई त्योहार या पारिवारिक समारोह मनाते थे, तो वे यही मेजबानी करना पसंद करते थे। दीदी, प्लीज मुझे मुश्किल में मत डालो। नए साल पर पुराने रिश्ते फिर से जोड़ने की कोशिश कर रही हूं। अगर ज्योति अय्यर कह दे कि उसे मैं याद नहीं, क्या ये अजीब नहीं होगा? स्विंग अय्यर ने असहज होते हुए कहा, इसमें शर्मिंदा होने की क्या बात है? तुम दोनों कभी सहपाठी थी। लता ने जवाब दिया, लेकिन वह तो बहुत पहले की बात है और अब वो जिला अधीक्षक की पत्नी है। स्विंग ने विरोध किया। बिल्कुल, इसीलिए तुम्हें फिर से संपर्क करना होगा, लता ने जोर देकर कहा। बस लता, अगर स्विंग उससे बात भी कर लेती है, तो क्या तुम्हें सच में लगता है कि लोकेश मेहरा हमारे परिवार की खातिर बीच में आएगा? महेश अय्यर आखिरकार बोल पड़ा। अपनी बहन पर दबाव पड़ते देख नहीं पा रहा था। ठीक है, अगर स्विंग नहीं जाएगी तो तुम खुद चली जाओ। तुम भी उसी गांव से हो, है ना? लता ने आंखें घुमाते हुए कहा। यह दशकों पहले की बात है। और तो और उनका परिवार गांव के आगे वाले हिस्से में रहता था, हमारा पीछे वाले हिस्से में। हम आपस में बमुश्किल ही मिलते थे, महेश ने परेशान होकर जवाब दिया। काम निपटाने की बात आती है तो तुम्हारे पास हमेशा कोई न कोई बहाना होता है। अगर तुम नहीं जाओगी तो चलो पापा को भेज देते हैं। वो गांव के एक बुजुर्ग हैं। ज्योति के माता पिता उन्हें जरूर पहचान लेंगे, लता ने झुंझलाकर कहा। बस लता, देवांश कुलकर्णी अचानक उठ खड़ा हुआ। आज मैं अपने चाचा और चचेरे भाई के लिए ये करूंगा। मैं सुपरिंटेंडेंट मेहरा से मिलकर देखूंगा कि रोहन का मामला सुलझता है या नहीं। अगर वो मदद कर सकते हैं तो जरूर करेंगे, अगर नहीं तो दादाजी के पूछने से भी कुछ नहीं बदलेगा। देवांश ने सालों तक अपनी चाची को उसके माता पिता को नीचा दिखाते और परिवार को बरगलाते देखा था। अब जब वो उसके दादा को इस झमेले में घसीट रही है तो वो चुप नहीं रह सका। उसका लहजा सख्त था और उसने सम्मान सूचक शब्दों की जहमत नहीं उठाई। सुजाता, शंकर, क्या तुम अपने बेटे की परवरिश ऐसे ही करती हो? ये कैसा रवैया है? लता ने देवांश के माता पिता की ओर इशारा करते हुए गुस्से से कहा। देवांश, तुम अपनी बुआ से ऐसे कैसे बात कर सकते हो? माफी मांगो। सुजाता और शंकर अपने बेटे की हठधर्मिता से चौंक गए
उसका हाथ पकड़ लिया और डांटने लगे। मां, पिताजी, मुझे ठीक ठीक पता है कि मैं क्या कह रहा हूं। उसने कभी हमारे साथ परिवार जैसा व्यवहार नहीं किया। मैं उसका सम्मान क्यों करूं? मैं सुपरिंटेंडेंट मेहरा से बात करने जा रहा हूं, लेकिन यह बात अंकल महेश और रोहन के लिए है। इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। देवांश ने शांति से लेकिन पूरे विश्वास के साथ कहा, तुम सुपरिंटेंडेंट मेहरा से बात करने जा रही हो? सुनो, ये लड़का सोचता है कि वो जिला पुलिस प्रमुख के पास जाकर मदद मांग सकता है। सुजाता, शंकर, तुम्हारा बेटा चाहे कितनी भी शिक्षा प्राप्त कर ले, वो मूर्ख ही रहेगा। लता ने उपहास किया। ठीक है, ठीक है बड़ी बहन, देवांश अभी बच्चा है, वो बेवकूफ बोल रहा है, इसे गंभीरता से मत लो। बाकी दोनों मौसिया बीच बचाव करने लगी। चाचा वेंकटेश पहले ही मेहमानों का स्वागत करने के लिए बाहर आ चुके थे। ठीक है, मैं ही बेवकूफ हूं। आज के बाद लता, हमारा एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, देवांश ने तेजी से कहा। अपने माता पिता से अलग हटकर डाइनिंग हॉल की ओर चल पड़ा, जहां लोकेश मेहरा और उसका परिवार बैठा था। रेस्टोरेंट में निजी कमरे नहीं थे, सब लोग मुख्य हॉल में खाना खाते थे। ये लड़का, सुजाता और शंकर चिंता से बेहाल हो गए। उनके लिए जिला अधीक्षक एक उच्च पदस्थ अधिकारी होता था, जिसके पास आम लोग यूं ही जाने की हिम्मत नहीं करते। देखो तुमने क्या किया। महेश ने अपने भतीजे को लोकेश मेहरा की ओर आते देख कांपते हाथों से लता की ओर इशारा किया। मैंने क्या किया? ये वही होशियार बेटा है जिसे तुम्हारी बहन ने पाला है। कितना बेवकूफ है, शर्म आती है। लता ने गुस्से से फूलकर जवाब दिया। मैं तुमसे बहस नहीं करूंगी। महेश ने पैर पटका और चिल्लाया, देवांश इधर आओ। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। देवांश, लोकेश मेहरा और ज्योति अय्यर अभी बैठे ही थे कि उन्होंने महेश की आवाज सुनी। वे मुड़े और तुरंत उस युवक को पहचान गए। उनके चेहरे खिल उठे और वे जल्दी से उठकर उसकी ओर बढ़े। अधीक्षक और उनकी पत्नी को देवांश का अभिवादन करने के लिए दौड़ते देख महेश और बाकी लोग दंग रह गए। उन्होंने अविश्वास से देखा कि लोकेश मेहरा ने दूर से हाथ बढ़ाया, मानो किसी वरिष्ठ अधिकारी का स्वागत कर रहे हों। उस समय गलियारे में केवल 2 लोग थे, देवांश और लोकेश मेहरा, और यह स्पष्ट था कि कौन किसकी ओर आ रहा है। लता ने मुंह ढक लिया, उसकी आंखें बड़ी हो गई, उसका चेहरा लाल हो गया। देवांश, तुम यहां क्या कर रहे हो? लोकेश ने देवांश के हाथ पकड़ते हुए गर्मजोशी से पूछा। यह रेस्टोरेंट मेरे मामा का है, मेरे दादाजी अय्यर गांव से थे, देवांश ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। आह, तुम्हारे दादाजी अय्यर गांव से थे? तो हम तो परिवार ही हैं। ज्योति भी वहीं से है, लोकेश ने आश्चर्य और प्रसन्नता से कहा। सच में? तुम्हारे दादाजी अब कहाँ हैं? शायद मैं उन्हें पहचान लूं, ज्योति ने पूछा। वहां, देवांश ने इशारा किया। मेरी नजर ज्यादा नहीं है, लेकिन वो जाने पहचाने लग रहे हैं। देवांश, तुम्हें मुझे उनके पास ले जाकर उनका ठीक से अभिवादन करना होगा, ज्योति ने कहा। जरूर, मेरे मामा भी तुमसे एक छोटा सा काम मांगना चाहते थे, देवांश ने आगे कहा। कैसा एहसान? इतना औपचारिक मत बनो, देवांश। मैंने जितेंद्र कुमार से सुना है कि तुम उसे बूढ़ा जितेंद्र कहते हो, और अब मेरे साथ औपचारिकता बरत रहे हो। मैं भी अय्यर गांव का दामाद हूं, तुम्हारे और भी करीब। मुझे बड़ा मेहरा कहो। अधीक्षक बहुत दूर की बात लगती है, लोकेश हंसा। दूसरों को शायद देवांश की काबिलियत का पता न हो, लेकिन लोकेश को पता था। अगर देवांश न होता तो न सिर्फ उसकी पदोन्नति छूट जाती, बल्कि शायद वो बच भी न पाता। ठीक है, लेकिन जब तुम बाद में मेरे दादाजी और बाकियों से बात करो तो उस दिन की घटना का जिक्र न करना। बस इतना कहना कि मैंने तुम्हारी थोड़ी मदद की, देवांश कुलकर्णी ने लोकेश मेहरा से कहा, जिसने बेबसी से सिर हिलाया और फुसफुसाकर जवाब दिया। मैं समझ गया। चूंकि देवांश ने उन्हें शहर के अस्पताल में पहले ही निर्देश दे दिए थे,
लोकेश और ज्योति दोनों को इस बात का पूरा अंदाजा था और उन्होंने झट से सिर हिला दिया। ये देखकर कि वे समझ गए हैं, देवांश ने बात को आगे नहीं बढ़ाया और उन्हें दादाजी अय्यर की मेज की ओर ले गया। अब तक दादाजी अय्यर और बाकिया उठ खड़े हुए थे। ये देखकर कि देवांश लोकेश मेहरा और ज्योति अय्यर को लेकर आ रहा है। लता भी खड़ी हो गई। उसका चेहरा लाल हो गया था और उसके हाथ उसकी साड़ी की तहों में उलझ रहे थे। साफ तौर पर वो कुछ समझ नहीं पा रही थी। वो जाहिर है पछतावे से भरी हुई थी। जिंदगी भर रुतबे के पीछे भागते हुए, हमेशा सत्ताधारियों की चापलूसी करने की कोशिश करते हुए, और अब जिस व्यक्ति को उसने तुच्छ समझकर नकार दिया था, वही सबसे ज्यादा सम्मान का पात्र निकला। क्या इससे ज्यादा विडंबना और कुछ हो सकती थी? बड़े मेहरा, ज्योति, ये मेरे दादाजी हैं और ये मेरी दादी है। देवांश ने सबसे पहले अपने दादा दादी का परिचय लोकेश और ज्योति से कराया। देवांश जैसे युवक को जिला अधीक्षक को यूं ही बड़े मेहरा कहते और उनकी पत्नी को नाम से पुकारते देखकर लगभग सभी को दिल का दौरा पड़ गया। बड़े भाइयों, आपको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। लोकेश और ज्योति ने जल्दी से हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाया और सम्मान पूर्वक झुककर अभिवादन किया। बड़े भाइयों ने जल्दी से जवाब दिया, अरे नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। बड़े भाइयों, मैं भी अय्यर गांव से हूं। आप जाने पहचाने लग रहे हैं, लेकिन मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा मैं आपको कैसे संबोधित करूं। ज्योति ने गर्मजोशी से पूछा, मेरा नाम अय्यर गोजोंग है। आप शायद मुझे न पहचान पाए, लेकिन मुझे आपके दादाजी अय्यर गोविंद जरूर याद है ना? दादाजी अय्यर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अय्यर गोविंद के परिवार में एक पोते दामाद जिला अधीक्षक थे, इसलिए गांव में उनका रुतबा स्वाभाविक रूप से बढ़ गया था। अय्यर गोजोंग उसी पीढ़ी के होने के कारण उन्हें अच्छी तरह जानते थे। अच्छा, तो मुझे आपको दादाजी कहना चाहिए। दादाजी गोजोंग। दादी, आपकी पोती ज्योति आपको नव वर्ष की शुभकामनाएं देती है, ज्योति ने कहा, फिर औपचारिक रूप से अपना अभिवादन दोहराया। दादाजी गोजोंग। दादी, मैं भी अय्यर गांव का दामाद होने के नाते आपको नव वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं, लोकेश ने परंपरा का पालन करते हुए कहा। लोकेश और ज्योति को पुराने रीति रिवाजों का पालन करते और बड़ों को दादाजी और दादी जी कहकर संबोधित करते देखकर महेश अय्यर और बाकी लोग अवाक रह गए। इस बीच देवांश ने राहत की सांस ली। इस तरह लोकेश को बड़े मेहरा कहने से वरिष्ठता के मामले में कोई असहजता नहीं पैदा होती, वरना यह समझाना मुश्किल होता कि वो अपने माता पिता को कैसे संबोधित करता है। फिर भी दादाजी अय्यर और उनकी पत्नी ने तुरंत कहा, समय बदल गया है, वरिष्ठता की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ये उचित है, यही सही काम है। लोकेश और ज्योति ने गंभीरता से उत्तर दिया। उनकी ईमानदारी देखकर बड़े लोग बस मुस्कुराए और उन्हें नेकदिल और सम्मानित व्यक्ति कहकर उनकी प्रशंसा की। ये मेरे पिता शंकर कुलकर्णी हैं और ये मेरी मां सुजाता अय्यर है, देवांश ने अपने माता पिता का परिचय देते हुए कहा। चाचा और चाची, आपको नव वर्ष की शुभकामनाएं, लोकेश और ज्योति ने हाथ मिलाते हुए और अभिवादन करते हुए कहा। अरे नहीं, हम असल में तुम दोनों से छोटे हैं, शंकर और सुजाता ने शर्म से लाल होते हुए जल्दी से कहा। ज्योति सुइंग अय्यर की सहपाठी थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से वो सुजाता से बड़ी थी। है, चूंकि ज्योति उसी गांव की है, इसलिए परंपरा का पालन करना और वरिष्ठता को न मिलाना ही उचित है, लोकेश ने कहा। यह भी नहीं चलेगा, मेरे माता पिता बड़े हैं, इसलिए आप उन्हें दादा दादी कह सकते हैं, लेकिन हमें अंकल आंटी कहलाना बिल्कुल पसंद नहीं। चलो नाम ही रख लेते हैं, शंकर ने कहा। जिला अधीक्षक से ऐसी उपाधियां लेने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? सुजाता सबसे छोटी थी और सुइंग दूसरे नंबर पर। हालांकि सुजाता सिर्फ 40 साल की थी, उनके माता पिता पहले से ही 76 साल के थे। देवांश, तुम क्या सोचते हो?
लोकेश और ज्योति ने मार्गदर्शन के लिए उसकी ओर देखते हुए पूछा, चलो नाम ही रख लेते हैं। नाम तो होते ही हैं। अगर हम पुरानी परंपराओं पर चलते रहेंगे तो मेरे माता पिता अपनी उम्र से ज्यादा बड़े लगेंगे। देवांश हंसा। ठीक है, हम जैसा कहेंगे वैसा करेंगे। सच तो यह था कि लोकेश और ज्योति शंकर और सुजाता को अंकल और आंटी कहने में सहज नहीं थे। एक और देवांश उनका रक्षक और एक असाधारण युवक था। वे उनके प्रति गहरी कृतज्ञता और सम्मान महसूस करते थे। दूसरी ओर ज्योति सुजाता के ही गांव से थी और पीढ़ीगत पदानुक्रम वास्तविक था। इसीलिए उन्होंने शुरू में इन उपाधियों का इस्तेमाल किया था। यह देखकर कि लोकेश और ज्योति ने ऐसे मामले में देवांश की राय भी ली और उसकी मंजूरी के बाद ही अपना संबोधन बदला, अय्यर परिवार दंग रह गया। वे न तो मेहरा दंपत्ति के साथ देवांश के रिश्ते की असली प्रकृति समझ पा रहे थे, नहीं ये कि जिला अधीक्षक एक किशोरी के प्रति इतना सम्मान क्यों दिखा रहे थे। बेशक सबसे जटिल भावनाएं लता की थी, जिन्हें अपने पिछले व्यवहार पर इतना पछतावा था कि वो गायब हो जाना चाहती थी। अपने माता पिता का परिचय देने के बाद देवांश ने लोकेश और ज्योति से अपने 3 चाचाओं और 2 मौसियों का परिचय कराया, जानबूझकर लता का जिक्र किए बिना। लता शर्मिंदा थी, लेकिन उसे पता था कि उसने खुद ही ये मुसीबत मोल ले ली है। जिला अधीक्षक भी देवांश का इतना सम्मान करते थे, अब वो गुस्सा दिखाने की हिम्मत कैसे कर सकती थी। परिचय के बाद ज्योति के रिश्तेदार उत्सुक होकर वहां आ गए। ज्योति के माता पिता अय्यर गांव के बुजुर्ग ग्रामीण थे और अय्यर गोजोंग और उनकी पत्नी को पहचानते थे। पहले वे अपने दामाद के रुतबे के कारण उनका बहुत सम्मान करते थे, लेकिन अपनी बेटी और दामाद को बड़ों से इतने सम्मान से बात करते देखकर उन्होंने सारा घमंड त्याग दिया और गर्मजोशी से उनसे मिलने लगे। चूंकि वे सभी एक ही गांव के थे, इसलिए इस पुनर्मिलन ने भावनात्मक बंधन को और गहरा कर दिया। अंततः लोकेश के सुझाव पर दोनों परिवारों ने नए साल के भोज के लिए एक साथ भोजन करने का निर्णय लिया। लोकेश की स्थिति को देखते हुए उसे अय्यर गोविंद सहित सभी बड़ों के साथ मेज पर बैठना चाहिए था और सम्मान की सीट लेनी चाहिए थी। युवा पीढ़ी और महिलाएं अलग अलग बैठती। देवांश युवा पीढ़ी का हिस्सा होने के नाते आमतौर पर अपने चचेरे भाइयों और मौसियों के साथ बैठता था, लेकिन देवांश और उसके बड़ों की मौजूदगी में लोकेश ने सम्मान की सीट लेना उचित नहीं समझा। उसने गांव की वरिष्ठता का पालन करने पर जोर दिया। आखिरकार भास्कर अय्यर, जिन्हें व्यवसाय का अनुभव था, ने पहचान लिया कि मुख्य व्यक्ति देवांश ही था। इसलिए उन्होंने सुझाव दिया कि देवांश को मुख्य मेज पर लोकेश मेहरा के बगल में बैठाया जाए, जिन्होंने सहर्ष ये व्यवस्था स्वीकार कर ली। भोज के दौरान स्वाभाविक रूप से सभी को आश्चर्य हुआ कि लोकेश मेहरा को देवांश कुलकर्णी के बारे में कैसे पता चला। लोकेश ने हल्के फुल्के अंदाज में समझाया, बस इतना कहा कि देवांश ने एक बार उनकी मदद की थी, बिना ज्यादा जानकारी दिए। मालगुडी जिले के पुलिस अधीक्षक होने के नाते लोकेश ने ज्यादा विस्तार से नहीं बताया और यहां तक कि उनके ससुर ने भी उन पर जोर नहीं दिया, बल्कि बाद में अपनी बेटी से अकेले में पूछने का फैसला किया। अय्यर परिवार शंकर कुलकर्णी के साथ यही सोच रहा था। वे भोज के बाद देवांश से पूछेंगे, इसलिए देवांश को राहत देते हुए इस विषय को चुपचाप छोड़ दिया गया। पूरे भोजन के दौरान महेश अय्यर के परिवार, खासकर लता को छोड़कर, जो खास तौर पर दुविधा में थे, बाकी सभी लोग खुश थे। देवांश के संपर्क की बदौलत आंटी सुइंग अय्यर और ज्योति मेहरा ने अपनी पुरानी स्कूल की दोस्ती को फिर से जगाया और बचपन की यादें भी ताजा की। लोकेश, जो पुलिस अधीक्षक बनने तक के पदों पर पहुंच चुके थे, स्वभाव से सतर्क थे। वो भोज खत्म होने तक इंतजार करता रहा और फिर एक शांत पल पाकर देवांश को एक तरफ खींच लाया। वैसे तुमने पहले बताया था कि तुम्हारे चाचा को मुझसे बात करनी है। बात किस बारे में है? बात मेरे बड़े चचेरे भाई की है।
वो इस साल सैन्य सेवा से बाहर जा रहा है। वो अच्छी तरह से योग्य है। मैंने सुना है कि उसे प्रशस्ति पत्र भी मिले हैं। देवांश ने कहा, अरे वो कोई बात नहीं। वो किस तरह के विभाग में जाना चाहता है? लोकेश ने राहत भरी नजरों से पूछा। उसके स्तर पर अक्सर लोग उससे मदद मांगते थे। हालांकि वो दूसरों को मना कर सकता था, लेकिन देवांश को मना करना उसके लिए मुश्किल था। उसे डर था कि देवांश कुछ जटिल मांग सकता है। अब ये सुनकर कि ये एक आसान नियुक्ति है, वो निश्चिंत हो गया। स्थानीय प्रशासन पूर्व सैनिकों को नागरिक पदों पर नियुक्त करने के लिए जिम्मेदार था। चूंकि देवांश के चचेरे भाई को सैन्य सम्मान प्राप्त था, इसलिए उसे प्राथमिकता दी जाती। कनिष्ठ अधिकारियों के लिए यह मुश्किल हो सकता था, लेकिन लोकेश जैसे व्यक्ति के लिए यह समन्वय का एक साधारण मामला था। क्या तुम्हें यकीन है कि इसमें कोई परेशानी नहीं होगी? मेरे चचेरे भाई को किसी सरकारी विभाग में नौकरी चाहिए, लेकिन तुम दबाव मत डालो। अगर यह मुमकिन नहीं है तो कोई सरकारी संस्थान भी ठीक रहेगा, देवांश ने कहा। पूर्व सैनिकों की नियुक्ति में मदद करना एक बुनियादी कर्तव्य है और प्रशंसा मिलने पर किसी सरकारी विभाग में नौकरी मिलना कोई समस्या नहीं होगी। अगर वो पुलिस में जाना चाहता है तो मैं अभी मंजूरी दे सकता हूं। अगर वो कोई और विभाग जैसे जिला प्रशासन, राजस्व या कर विभाग पसंद करता है तो मुझे नए साल के बाद संबंधित विभाग प्रमुखों से बात करनी होगी। लेकिन सब कुछ ठीक है, लोकेश ने सहजता से जवाब दिया। मैं अपने चाचा और चचेरे भाई को बुलाता हूं ताकि वे तुमसे सीधे बात कर सके। इस तरह तुम खुद स्थिति का आकलन कर सकोगे, देवांश ने कहा। अच्छा विचार है। लोकेश ने देवांश के विचारशील और सम्मानजनक रवैये की सराहना करते हुए सिर हिलाया। हालांकि लोकेश अपनी जान बचाने के लिए देवांश का बहुत आभारी था और उसकी असाधारण क्षमताओं की प्रशंसा करता था, लेकिन अगर देवांश जिद करता या हठधर्मिता दिखाता तो उसे मुश्किल होती। लेकिन अब उसने देखा कि देवांश अपनी युवावस्था के बावजूद परिपक्वता और संयम से मामलों को संभाल रहा था। फिर देवांश ने महेश अय्यर और रोहन को बुलाया। जहां तक लता की बात है, उसने उसे नहीं बुलाया, लेकिन लता बेशर्मी से पीछे पीछे आ गई। देवांश ने कुछ नहीं कहा, हालांकि वो उसे पहचानना नहीं चाहता था। फिर भी वो परिवार की सदस्य थी। जिला स्थायी समिति के सदस्य और अधीक्षक के पद तक पहुंचने के बाद लोकेश का भावनात्मक स्तर ऊंचा था। देवांश की बेचैनी को भांपते हुए उसने लता का अभिवादन करने के लिए अपनी सीमा से बाहर जाने की बजाय महेश का विनम्रता से अभिवादन किया और अपना ध्यान रोहन की ओर मोड़ दिया। रोहन की योग्यताएं वाकई प्रभावशाली थी। लोकेश ने सराहना में सिर हिलाया और कहा, ऐसे में मैं व्यक्तिगत रूप से आपको जिला पुलिस में शामिल करना चाहूंगा। अगर आप तैयार हो तो नए साल के बाद मैं आपकी फाइल कार्मिक विभाग से स्थानांतरित करवा दूंगा। अगर आप किसी अन्य विभाग जैसे कलेक्ट्रेट, न्यायपालिका या कर कार्यालय को पसंद करते हैं तो मुझे छुट्टियों के बाद उनके प्रमुखों के साथ समन्वय करना होगा। लेकिन आपकी पृष्ठभूमि को देखते हुए मुझे कोई समस्या नहीं दिखती। इस लड़के ने हमेशा पुलिस अधिकारी बनने का सपना देखा है। वो सेना में इसलिए शामिल हुआ क्योंकि उसे पुलिस अकादमी में प्रवेश नहीं मिला। बेहतर होगा कि वो पुलिस बल में शामिल हो जाए। महेश या रोहन के बोलने से पहले ही लता ने बीच में ही बोल दिया। लता, जो हमेशा व्यावहारिक रही है, देवांश को एक संपर्क के रूप में रखने के महत्व को समझती थी। थोड़े से प्रयास से उनका बेटा जिला पुलिस, भारत के एक शक्तिशाली विभाग में लगातार आगे बढ़ सकता है। ऐसे अवसर के लिए कई लोग कुछ भी देने को तैयार रहते हैं। देवांश और लोकेश के समर्थन के बिना भी यही वो विभाग था जिसमें वह अपने बेटे को सबसे ज्यादा चाहती थी। रोहन, तुम्हारा क्या विचार है? लोकेश ने लता की बात अनसुनी करते हुए पूछा। शुक्रिया सर, मैं हमेशा से पुलिस में रहना चाहता था। मुझे इसमें शामिल होकर बहुत खुशी होगी, रोहन ने उत्साहित होकर कहा।
तो फिर बात बन गई। नए साल के 7वें दिन जब कार्यालय खुलेंगे तो जिला पुलिस मुख्यालय स्थित मेरे कार्यालय में आ जाना, लोकेश ने कहा। शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद, महेश और रोहन ने कृतज्ञतापूर्वक कहा। मुझे धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है। रोहन देवांश का चचेरा भाई है और एक बेहतरीन उम्मीदवार है। जरूर मैं मदद करूंगा। लोकेश मुस्कुराया। उसके शब्दों से महेश के परिवार को थोड़ा अजीब लगा, खासकर लता को, जिसका चेहरा लाल हो गया था। उसने देवांश की तरफ देखा, कुछ कहना चाहती थी लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि कैसे। ये महसूस करते हुए कि महेश के परिवार को कुछ कहना है, लोकेश मुस्कुराया, देवांश को अलविदा कहा और कहा कि वे नए साल के बाद फिर मिलेंगे और फिर विदा लेंगे। लोकेश और उसके परिवार के चले जाने के बाद रेस्टोरेंट में सिर्फ अय्यर परिवार और उनके दोनों दामादों के परिवार ही बचे थे। माहौल हालांकि कोई ठीक नहीं बता सकता था कि कब बदला, थोड़ा तनावपूर्ण हो गया था। देवांश ने फिर भी लता को नजरअंदाज किया, लेकिन एक लंबी चुप्पी के बाद वो लाल चेहरे के साथ पास आई और बोली, देवांश, मैं पहले गलत थी। क्या तुम अपनी बुआ को माफ कर सकते हो? सच कहूं तो एक जूनियर होने के नाते तुम मुझे जो भी डांटोगे मैं उसे बर्दाश्त कर सकती हूं, लेकिन तुम्हें बार बार मेरे माता पिता को अपमानित नहीं करना चाहिए था, या दादाजी और चाचा का सबके सामने अनादर नहीं करना चाहिए था। और बुआ, अगर तुम अपना गुस्सा थोड़ा कम करोगी तो अच्छा होगा, वरना किसी दिन तुम्हें बहुत बुरा लग सकता है। हालांकि उसके शब्द कठोर थे, लेकिन वे ईमानदारी से निकले थे। और अब जब लता ने अपनी गलती मान ली थी तो देवांश उसे नजरअंदाज नहीं कर सका। उसने उसे एक बार फिर बुआ कहकर संबोधित किया। देवांश को फिर से आंटी कहते हुए सुनकर आसपास के सभी लोगों को एक अजीब सी राहत महसूस हुई, मानो इस एक युवक के गुस्से ने पूरे कमरे को सस्पेंस में जकड़ रखा हो। हाँ, तुम सही कह रही हो, मुझे सचमुच चुप रहना चाहिए था। अब से मैं ऐसा व्यवहार दोबारा नहीं करूंगी। लता को उस दिन अपने घमंडी रवैये का असली खामियाजा भुगतना पड़ा। शुक्र है कि देवांश कुलकर्णी ने आखिरकार अपने पति और बेटे के सम्मान में अपने बेटे के लिए आवाज उठाई, वरना उसकी तीखी जुबान से उसके बेटे का भविष्य बर्बाद हो सकता था। इसीलिए देवांश की बातें सुनते ही वो बार बार सिर हिलाकर अपनी गलतियां स्वीकार करती रही। बाद में लता ने सुजाता अय्यर और शंकर कुलकर्णी से औपचारिक माफी मांगी। दंपत्ति दंग रह गए। उन्हें लता से ऐसी विनम्रता की आदत नहीं थी, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें संतुष्टि महसूस हुई। उसने देवांश के नाना नानी के लिए भी आदरपूर्वक चाय परोसी। उसके पास कोई चारा नहीं था। परिवार में देवांश जैसे प्रभावशाली व्यक्ति के होने के कारण लता जानती थी कि अगर उसने बड़ों के प्रति जरा भी अनादर दिखाया तो उसका परिवार भविष्य में उससे कोई भी उपकार मांगना भूल जाएगा। उसके ईमानदार रवैये और अपनी गलतियां स्वीकार करने की तत्परता की बदौलत परिवार का माहौल जल्द ही गर्मजोशी और हंसी मजाक से भर गया। खाने के दौरान बड़े बुजुर्ग खुद को ये पूछे बिना नहीं रह सके कि देवांश लोकेश मेहरा को कैसे जानता है। दरअसल ये कोई खास बात नहीं है, मैं बस एक बार उसकी मदद कर पाया था। देवांश ने सिर खुजलाते हुए थोड़ा शर्मिंदा होते हुए कहा। चाचिया सभी राज न रख पाने के लिए बदनाम थी। चूंकि वो छोटा था और परिवार में अभी भी जूनियर था, इसलिए अगर वो उन्हें गपशप न करने की चेतावनी भी देता तो भी इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि वे सुनेंगे। इसलिए वो अपने अस्पष्ट मानक उत्तर पर अड़ा रहा। समय बदल गया था। अय्यर परिवार में देवांश का रुतबा अब काफी असाधारण हो गया था। ये देखते हुए कि वो सचमुच विस्तार से कुछ नहीं बताना चाहता था, और चूंकि मामला अधीक्षक मेहरा से जुड़ा था, उन्हें चिंता हुई कि इसमें कुछ संवेदनशील बातें हो सकती है। इसलिए किसी ने और जोर नहीं दिया। सिर्फ शंकर और सुजाता ने अकेले में अपने बेटे को एक सख्त नजर से देखा। उनका मतलब साफ था, क्या अब भी हमसे राज छिपा रहे हो? बस हमारे घर पहुंचने तक इंतजार करो।
देवांश को राहत मिली कि मामला रफादफा हो गया, लेकिन वो जानता था कि वो इसे अपने माता पिता से हमेशा के लिए नहीं छिपा सकता। अगर उन्होंने बाद में उससे पूछा तो उसे सफाई देनी होगी। हालांकि उसे हैरानी हुई कि घर पहुंचने पर उसके माता पिता ने लोकेश का जिक्र तक नहीं किया। असहज महसूस करते हुए देवांश ने आखिरकार रात के खाने से पहले ये बात उठाई। पापा, माँ, आपने मुझसे लोकेश मेहरा के बारे में क्यों नहीं पूछा? हमारा बेटा बड़ा हो गया है, उसे अपनी जगह मिलनी चाहिए। जब तक हमें पता है कि तुम कुछ गलत नहीं करोगे, बस इतना ही काफी है। सुजाता ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। अरे, मैं तो आपका बेटा हूं, मेरे पास क्या राज हो सकते हैं? मैं बस नहीं चाहता था कि मौसी गपशप करे, लेकिन मैं आपसे कुछ नहीं छिपाऊंगा। जो कुछ मैं उनसे कह सकता हूं वो आपसे भी कह सकता हूं। देवांश हंसा, फिर लोकेश के साथ हुई घटना के बारे में संक्षेप में बताया और उन्हें परेशान करने से बचने के लिए विस्तार से नहीं बताया। आखिरकार उसके माता पिता भी तो आम इंसान ही थे। तुमने सही किया, शंकर ने कहा। तुम्हारे गुरु ने तुम्हें कम चर्चा में रहने को कहा था और यही समझदारी है। लेकिन जब तुम लोकेश जैसे अच्छे अफसरों से मिलते हो जिन पर शायद किसी का ध्यान न जाता हो, तो मदद करना सही है। और ये बात कि तुमने बाद में कोई हंगामा नहीं किया हमें गर्व महसूस कराती है। आगे से जब तक तुम्हें अपने कामों पर भरोसा रहेगा, हम तुम्हारी ताकझांक नहीं करेंगे। तुम्हें हमें सब कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। शुक्रिया, मैं तुम दोनों को पाकर सचमुच धन्य महसूस करता हूं। देवांश ने भावुक होकर कहा। तुम बेवकूफ लड़के हो, सुजाता ने कहा। उसकी आंखें नम हो गई और उसने उसके सिर पर हाथ फेरा, जबकि शंकर चुपचाप मुंह फेर कर अपनी नाक रगड़ने लगा। माता पिता के साथ बिताया गया समय उड़ गया और जल्द ही पहले चंद्रमास की 10वीं तिथि आ गई। उस दिन महेश अय्यर का परिवार उपहार लेकर आया। लता सुजाता के लिए एक जेड चूड़ी भी लाई, जो पिछले सालों में अकल्पनीय थी। उसके असामान्य व्यवहार ने शंकर और सुजाता को आश्चर्यचकित और सम्मानित महसूस कराया। उपहारों के अलावा लता ने रसोई में सुजाता की मदद करने की भी जिद की। सुजाता ने उसे कितना भी रोकने की कोशिश की, वो टस से मस नहीं हुई। बेशक दयालुता के कुछ ही कार्य बिना कारण के होते हैं। लता की अचानक गर्मजोशी देवांश के लिए उसकी उम्मीदों से उपजी थी। उसका बेटा अभी अभी जिला पुलिस में भर्ती हुआ था और वो जानती थी कि देवांश के प्रति लोकेश का सम्मानजनक व्यवहार उसके बेटे की 100 कोशिशों पर भारी पड़ सकता है। सिर्फ उसका बेटा ही नहीं, बल्कि वो और महेश भी देवांश के प्रभाव से लाभान्वित हो सकते थे। खासकर तब जब महेश दशकों से परिवहन विभाग में काम कर रहे थे। हमेशा ईमानदार और मेहनती रहे, फिर भी एक मध्यम स्तर के कर्मचारी रहे। लता लंबे समय से असंतुष्ट थी। अब जब उनका इतना अनोखा भतीजा था, तो स्वाभाविक रूप से वो बेहतर संबंध बनाना चाहती थी। लता और सुजाता को रसोई में व्यस्त देखकर महेश ने कहा, देवांश, सच कहूं तो मुझे तुम्हारा सबसे बड़ा चाचा होने पर शर्म आती है। इतने सालों से मैं तुम्हारी चाची के अधीन रहा हूं। तुम्हारी बदौलत आखिरकार मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मेरे अपने घर में मेरी भी कुछ बात है। देवांश ने जवाब दिया, चाचा जी, आप तो बस पारिवारिक सौहार्द का ध्यान रख रहे थे। अगर आप सचमुच ऐसा चाहते तो वो कैसे हावी हो सकती थी? हाँ, ये सच है, ये सच है। तेरी ज़बान बड़ी ज़बान पर है मेरे बेटे। महेश हंसा, उसके कंधे गर्व से सीधे हो गए। ये चापलूसी नहीं है, ये सच है। तुम मेरे चाचा हो, मैं तुम्हारा स्वभाव जानता हूं। तुम बस कुछ ज्यादा ही मिलनसार हो गए हो। देवांश ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, ठीक है, ठीक है, मेरी चापलूसी करना बंद करो वरना मैं शर्मा जाऊंगा। असल में तुम्हारी चाची हमेशा गलत नहीं होती। मैं भी ऐसा ही हूं। कभी कभी मैं एक शब्द भी नहीं बोल पाता, जैसे अपने विभागाध्यक्ष को तोहफे देना। मैं इसके लिए बना ही नहीं हूं। महेश ने स्वीकार किया। जिंदगी छोटी है चाचा, खुद पर जोर मत डालो। अगर कुछ सही लगता है
तो कर डालो, अगर नहीं लगता तो तुम्हारी उम्र में अपने उसूल क्यों बदलते हो और पछतावे के साथ क्यों जीते हो? देवांश ने गंभीरता से कहा। महेश ने उसे स्तब्ध होकर देखा, फिर उसके कंधे पर जोर से थपथपाया और कुछ नहीं कहा। उस दिन महेश का मूड खासा अच्छा था। उसने काफी शराब पी ली थी, चाहे इसलिए कि उसके बेटे को अच्छी नौकरी मिल गई थी, या देवांश की बातों से उसे लगा कि उसकी बात समझ ली गई है। शायद दोनों ही वजह थी। पहले चंद्रमास की 15वीं तिथि के बाद स्कूल फिर से शुरू हुआ, इसलिए अपने चाचा के परिवार के आने के कुछ दिनों बाद देवांश कुलकर्णी ने अपना सामान पैक किया और जिले के कस्बे में लौट आए। पिछले साल के अंत में मिले 75,000 रुपए के मुनाफे की बदौलत 4 पुराने घर खरीदने के बाद भी उनका बैंक बैलेंस न सिर्फ बरकरार रहा, बल्कि उसमें 50,000 रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी भी हुई। इसलिए जाने से पहले देवांश ने अपने माता पिता के लिए 20,000 रुपए छोड़ने पर जोर दिया, ताकि वे ज्यादा खुलकर खर्च कर सके। घर खरीदने से पहले देवांश के खाते में 1.2 लाख रुपए थे। घर और उससे जुड़ी फीस चुकाने के बाद उन्होंने लगभग 20,000 रुपए खर्च कर दिए। फिर साल के अंत में मिले मुनाफे और उनके द्वारा छोड़े गए 20,000 रुपए को मिलाकर उनके खाते में लगभग 1.55 लाख रुपए हो गए। जहां तक फैक्ट्री के किराए की बात है, वो सालाना दिया जाता था और कोई बड़ी रकम नहीं थी, इसलिए देवांश ने उसे फिलहाल फैक्ट्री को ही रखने दिया। बैंक में 1.55 लाख रुपए होने के बावजूद देवांश 4 जर्जर मकानों को तोड़कर जल्द से जल्द उनका पुनर्निर्माण करना चाहता था। लेकिन उसे याद आया कि तायिन स्पिरिट गैदरिंग फॉर्मेशन तावी स्टोन में दरार बढ़ती जा रही थी और उसकी प्रभावशीलता कम होती जा रही थी। उसने अनुमान लगाया कि ये 1 महीने में पूरी तरह टूट जाएगा। केवल 7Z टोकन बचे होने और अपनी बेहतर साधना और तावीज बनाने की कला के बावजूद एक नया तावी स्टोन बनाने की संभावना अभी भी कम थी। इसलिए उसने अभी 1.55 लाख रुपए को छूने की हिम्मत नहीं की और पुराने मकानों को इंतजार करना होगा। स्कूल के शुरुआती कुछ दिनों में देवांश को अपने सामान्य रास्ते पर युक्सिता डोंगरे दिखाई नहीं दी, जिससे वो हैरान रह गया। कक्षा की छुट्टी के दौरान वो उसे ढूंढने ऊपर गया। उसे पता चला कि युक्सिता साल की शुरुआत में स्कूल के पास वाले घर में शिफ्ट हो गई है। इससे देवांश थोड़ा निराश हुआ, इसलिए नहीं कि वो शिफ्ट हो गई थी, बल्कि इसलिए कि उसने तब तक उसे इस बारे में बताया ही नहीं जब तक उसने पूछा नहीं। शायद बोर्ड परीक्षाओं और कॉलेज की तैयारी का दबाव था। देवांश ने मन ही मन उसके लिए बहाने बनाए, लेकिन वो थोड़ा निराश हुआ। फिर भी युवा दिल जल्दी ठीक हो जाते हैं, खासकर देवांश जैसे साधक के लिए, जिसका स्वभाव स्वाभाविक रूप से उदार था। उसने जल्दी से अपनी भावनाओं को दरकिनार कर दिया और अपनी पढ़ाई और साधना पर ध्यान केंद्रित किया। जहां तक यशवी लेबल वर्क्स की बात है, उसे चिंता करने की जरूरत नहीं थी। आखिरकार वो एक शेयरधारक था। उसे बस आराम से बैठकर लाभांश इकट्ठा करना था। इसी तरह स्कूल का आधा महीना से ज्यादा समय बीत गया। ताइन स्पिरिट गैदरिंग फॉर्मेशन टैलिस्मैन स्टोन में दरारें ज्यादा दिखाई देने लगी और उसकी शक्ति कम होती गई। ये जानते हुए कि ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा, देवांश के पास अपने बचे हुए जेड टोकन से एक नया पत्थर बनाने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसकी साधना और ताबीज बनाने की कला में सुधार हुआ था, जिससे वो रोज 5 की बजाय 6 ताबीज बना पा रहा था। लेकिन इसका मतलब यह भी था कि वो हर दिन ज्यादा पैसे खर्च कर रहा था। आज कारीगरी का 9वां दिन था और उसके पास सिर्फ 6 जेड टोकन बचे थे। आज के बाद उसे और खरीदने के लिए राज्य की राजधानी जाना होगा। कीमत और नाकामी की संभावना के बारे में सोचकर देवांश के दिल में एक टीस सी उठी। पैसा तेजी से आया और उतनी ही तेजी से गायब भी हो गया। 1, 2, 3, 4 और 5वें प्रयास में वो सफल हो गया। उसने सिर्फ 53 जेड टोकन से एक नया स्पिरिट गैदरिंग फॉर्मेशन ताबीज पत्थर बनाया था। हाँ,
रात के सन्नाटे में देवांश मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। अपनी पिछली सफलता दर की तुलना में इस बार उसने लगभग ₹1.60 से 1.7 लाख रुपए बचा लिए थे। बेशक वो जानता था कि ये सिर्फ बेहतर कौशल की वजह से नहीं था, ये किस्मत का भी कमाल था। अगली बार शायद इतना आसान न हो। फिर भी इस सफलता ने उसे राहत दी। उसे अगले 2-3 महीनों तक ताबीजों की चिंता नहीं करनी पड़ेगी और उसकी आर्थिक स्थिति भी ज्यादा लचीली हो गई थी। लगता है इस वीकेंड मैं अंकल चंदन से उन 4 पुराने घरों का निरीक्षण करने और उन्हें तोड़कर फिर से बनाने के लिए एक विश्वसनीय निर्माण टीम ढूंढने में मदद मांग सकता हूं। अतिरिक्त पैसे हाथ में आने के बाद देवांश का ध्यान फिर से उन घरों की ओर गया। वो अब भी घर छोड़कर अकेले रहना चाहता था, कुछ खेती के लिए, कुछ इसलिए क्योंकि साथ रहने में हमेशा असुविधा होती है। इसलिए उस वीकेंड देवांश कुलकर्णी गांव नहीं लौटा। एक तरफ वो घर के प्रोजेक्ट में चंदन जोशी की मदद चाहता था, दूसरी ओर लोकेश मेहरा और जितेंद्र कुमार ने आयुषी से कहा था कि वो देवांश को शनिवार को खाने पर बुलाए और उसे व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद दे। पिछले साल परीक्षाएं नजदीक आने पर देवांश ने मना कर दिया था, लेकिन इस बार वो फिर से मना नहीं कर सका, इसलिए मान गया। चंदन अंकल, आप हाल ही में थोड़े अस्वस्थ लग रहे हैं। आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। क्या आप ठीक हैं? देवांश ने घरों का निरीक्षण करने जाते समय चिंता से पूछा। नहीं, मैं ठीक हूं। शायद मैं टीवी देखते हुए बहुत देर तक जाग रहा हूं, चंदन ने हिचकिचाते हुए उत्तर दिया। तो आपको सावधान रहना चाहिए। देर तक जागना आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। देवांश ने उसकी बात को गंभीरता से लेते हुए और एक सौम्य अनुस्मारक देते हुए कहा, हाँ, मुझे पता है। चंदन ने सिर हिलाया, फिर विषय बदल दिया। देवांश, क्या आप सचमुच उन 4 कमरों को तोड़कर फिर से बनाने के लिए पैसे खर्च करने की योजना बना रहे हैं? हाँ, यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है। दूर दूर तक पहाड़, पास में पानी। अगर मैं पुराने कमरों को तोड़कर लगभग 200 से 300 वर्ग मीटर का 1-2 मंजिला विला बनाऊं, जिसमें एक बगीचा और 4 दीवारी हो, तो मुझे लगता है कि यह रहने के लिए एक आरामदायक जगह होगी। देवांश ने जवाब दिया। मैं आप नौजवानों के साथ तालमेल नहीं बिठा सकता, चंदन हंसा। लेकिन तोड़ने और फिर से बनाने में बहुत सारा कागजात लगता है। एक भरोसेमंद निर्माण टीम ढूंढना भी मुश्किल है। इसे जल्दबाजी में नहीं किया जा सकता और इसकी लागत भी काफी ज्यादा होगी। आपको मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए। मैं समझता हूं, मैं अभी छोटा हूं और इन चीजों के बारे में ज्यादा नहीं जानता, और चूंकि मैं अभी स्कूल में हूं, इसलिए मेरे लिए यह सब संभालना मुश्किल है। मुझे आपकी मदद की जरूरत होगी, अंकल, देवांश ने कहा। कोई बात नहीं, अगर आपने न भी पूछा होता तो भी मैं मदद कर देता। जहां तक खर्च की बात है, हमें एक निर्माण टीम से सलाह लेनी होगी। लेकिन अगर आप कुछ ठीक ठाक चाहते हैं तो 300 रुपए से 400 रुपए प्रति वर्ग फुट की उम्मीद करें। सजावट और बगीचे को जोड़ दें तो ये शायद ₹1.80 से 1.9 लाख रुपए तक आएगा, चंदन ने अनुमान लगाया। ग्रामीण इलाकों में घर बनाने में आमतौर पर ज्यादा खर्च नहीं होता। अगर लोगों को पता चलता कि देवांश देहात में एक घर पर लगभग 2 लाख रुपए खर्च करने वाला है, तो वे सोचेंगे कि वो पागल हो गया है। लेकिन चंदन देवांश के स्वभाव को जानता था और उसे उसी के अनुसार एक उच्च स्तरीय अनुमान देता था। देवांश कुलकर्णी के खाते में अब 1.5 लाख रुपए थे और उन्हें पूरा विश्वास था कि यशवी लेबल वर्क्स अगले 2 महीनों में मुनाफा कमाता रहेगा। अपने विकल्पों पर विचार करने के बाद उन्हें लगा कि पुराने घरों के पुनर्निर्माण में निवेश करना कोई बहुत बड़ा खर्च नहीं है, खासकर जेड टोकन की कीमत के मुकाबले। ये लगभग नगण्य था। तो बिना किसी हिचकिचाहट के देवांश ने सिर हिलाया और कहा, मम्मी, चूंकि हम निर्माण कर रहे हैं, हमें बारीकियों पर ध्यान देना चाहिए। अगर अंकल चंदन को कोई अच्छी निर्माण टीम मिल जाए तो मुझे उनके साथ लेआउट पर ध्यान से विचार करना होगा।
देवांश वास्तुशास्त्र को अच्छी तरह समझते थे और स्वाभाविक रूप से वो ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि उनके नए घर का लेआउट सामंजस्यपूर्ण हो। तुम्हारे मुकाबले मैं कंजूस हो गया हूं, चंदन जोशी ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, यह देखकर कि देवांश कितनी सहजता से ₹1.80 से 1.9 लाख रुपए खर्च करने की बात कर रहे थे। हे, मैं अभी भी जवान और बेफिक्र हूं। आप जैसे नहीं, अंकल, जिन्हें चिराग के भविष्य के बारे में सोचना है। जाहिर है आप मेरी तरह खुलकर खर्च नहीं कर सकते, देवांश ने हंसते हुए जवाब दिया। अगर उस लड़के चिराग में आपकी आधी भी क्षमता होती तो मैं हर रात मुस्कुराते हुए सोता और मुझे इतनी चिंता नहीं करनी पड़ती, चंदन ने आह भरी। देवांश विनम्रता से मुस्कुराया और दोनों 4 जर्जर कमरों में घूमने लगे। देवांश ने इशारों में अपने विचार बताए। विला कहाँ बनाना चाहिए, कौन से पेड़ लगाने चाहिए, तालाब कहाँ खोदना चाहिए, रॉकरी कैसे बनानी चाहिए वगैरह। सच में वास्तु का सार अंधविश्वास नहीं है। सच्चा वास्तु एक ऐसा स्थान बनाता है जहां मनुष्य प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर रहते हैं, जिससे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा मिलता है। वरना यह सिर्फ एक खोखला कर्मकांड है। इसे समझना आसान है। उदाहरण के लिए भारत में घर पारंपरिक रूप से पूर्व या दक्षिण की ओर मुख करके बनाए जाते हैं, जिनकी पीठ उत्तर की ओर होती है। ये परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही है। चूंकि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, इसलिए साल भर दक्षिण से सूर्य का प्रकाश आता है, जिससे गर्मी और रोशनी मिलती है। अगर घर पश्चिम की ओर मुख करके बनाए जाते तो वे कम आरामदायक होते। वास्तु की गहरी समझ रखने वाले देवांश के लेआउट के विचार स्वाभाविक रूप से प्रकृति की लय के अनुरूप थे। हालांकि चंदन को वास्तु के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, फिर भी वो समझ सकता था कि देवांश की योजना एक सुंदर और आरामदायक घर का निर्माण करेगी। मुझे सच में नहीं पता देवांश, तुम क्या सोचते हो? अगर मैं कभी घर बनाऊंगा तो मैं तुमसे जरूर सलाह लूंगा, चंदन ने प्रशंसा से कहा। कोई बात नहीं, देवांश हंसा। वे करीब थे और वो सचमुच मदद करना चाहता था, इसलिए उसने विनम्रता का दिखावा नहीं किया। हाँ, तुम आत्मविश्वासी हो, मैं तुम्हें यह मानता हूं, चंदन हंसा। हे, देवांश ने अपनी नाक छुई और मुस्कुराया। साइट का मुआयना करने के बाद चंदन ने कहा, मुझे अब एक मोटा मोटा अंदाजा हो गया है। सोमवार को मैं डायरेक्टर जैन से पुनर्निर्माण के कागजी काम के बारे में बात करूंगा और फिर निर्माण टीम की तलाश शुरू करूंगा। ठीक है, मुझे कोई जल्दी नहीं है। चंदन अंकल, मेरे लिए खुद को ज्यादा मत थकाइए। जब समय मिले तब मदद कर दीजिएगा, देवांश ने कहा। चिंता मत कीजिए, मैं इसे ध्यान में रख रहा हूं। इसके अलावा आपने मुझे जो हर्बल नुस्खा दिया था वो कमाल का काम कर रहा है। मेरे सफेद बाल भी अब कम होते दिख रहे हैं। चंदन ने सिर हिलाया। यह सुनकर बहुत अच्छा लगा। देवांश मुस्कुराया। वे घर वापस चल पड़े। रास्ते में वे यशवी लेबल वर्क्स के पास से गुजरे और देवांश ने देखा कि फैक्ट्री का गेट बंद था। उसने सोचा कि मजदूरों की शनिवार को छुट्टी होती है। कम सामाजिक अनुभव के कारण देवांश को यह एहसास नहीं था कि छोटे शहरों में सिर्फ सरकारी दफ्तरों और सार्वजनिक उपक्रमों में ही सप्ताहांत की छुट्टी होती है। निजी फैक्ट्री के मजदूरों के लिए एक दिन की छुट्टी भी एक विलासिता थी। दरअसल साल की शुरुआत से ही यशवी लेबल वर्क्स के पास ऑर्डरों की बाढ़ आ गई थी। ओवरटाइम भी काफी नहीं था। शनिवार को तो वे बंद ही नहीं होते। चंदन के घर वापस आकर देवांश ने दोपहर का समय ताबीज बनाने, पढ़ाई करने और होमवर्क करने में बिताया। शाम जल्दी हो गई और लोकेश मेहरा और जितेंद्र कुमार के निमंत्रण को याद करते हुए उसने अपनी किताबें समेटी, चिराग का अभिवादन किया और मालगुडी ग्रैंड होटल के लिए निकल पड़ा। रात के खाने की मेजबानी लोकेश और जितेंद्र ने की थी और स्वाभाविक रूप से आयोजन स्थल जिले का सबसे प्रतिष्ठित होटल था। जब देवांश पहुंचा तो आयुषी और रेखाक्ष पहले से ही
प्रवेश द्वार पर इंतजार कर रही थी। उसे आते देख उन्होंने धीरे से उसका अभिवादन किया। भैया देवांश, आप आ गए। पिताजी और बाकी लोग बाहर नहीं आए। वे ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहते थे। ये अच्छा है, वरना लोग मेरे साथ किसी सेलिब्रिटी पांडा जैसा व्यवहार करते। देवांश ने मजाक किया। मालगुडी ग्रैंड होटल 2 मंजिला इमारत थी। दाएं मंजिला इमारत में 12 मंजिला इमारत थी और यह जिले की सबसे ऊंची इमारत थी। बाएं मंजिला इमारत में सिर्फ 3 मंजिला इमारत थी और उसमें रेस्टोरेंट और कॉन्फ्रेंस हॉल थे। उस जमाने में लोग ऊंची इमारतों से आकर्षित होते थे। वे 12 मंजिला इमारत को देखते ही बाएं मंजिला इमारत को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देते थे। सबसे आलीशान निजी भोजन कक्ष बाई और की तीसरी मंजिल पर अर्धवृत्ताकार खंड में थे। वहां से फर्श से छत तक घुमावदार खिड़कियों से सड़क का नजारा देखा जा सकता था। लिनाक्ष और आयुषी के साथ देवांश उस समय के सबसे आलीशान निजी कमरे में दाखिल हुआ। अंदर न केवल लोकेश और उसकी पत्नी मौजूद थे, बल्कि दयानंद समूह के सीईओ और उनकी पत्नी आयुषी के माता पिता भी मौजूद थे। मेजबान लिन जिन्नुओ भी स्वाभाविक रूप से वहां मौजूद थे, हालांकि उनकी पत्नी अनुपस्थित थी। देवांश यहां है, कृपया मुख्य स्थान पर बैठिए। लोकेश और अन्य लोगों ने उनका अभिवादन करने के लिए उठते हुए कहा। नहीं नहीं, मैं लिनाक्ष और अन्य लोगों के साथ बैठूंगा। देवांश ने उन्हें मुख्य स्थान की ओर इशारा करते हुए देखा। ऐसा कैसे हो सकता है? आप आज मुख्य अतिथि हैं। आपको सबसे आगे बैठना होगा, उन्होंने जोर दिया। मना न कर पाने के कारण देवांश मुख्य सीट पर बैठ गया। जिले के शीर्ष व्यापारिक नेता, रेस्टोरेंट के मालिक और यहां तक कि पुलिस अधीक्षक भी उसके साथ थे। पास में ही कटी हुई साड़ियों में खड़ी 2 खूबसूरत वेट्रेस लगभग अपना संयम खो बैठीं। ये महिलाएं होटल के वीआईपी कमरों में खाना परोसने के लिए प्रशिक्षित थी और मालगुडी के राजनीतिक और व्यावसायिक हलकों की प्रभावशाली हस्तियों को देखने की आदी थी। लेकिन उन्होंने इतने गणमान्य लोगों के बीच किसी इतनी कम उम्र के व्यक्ति को कभी नहीं देखा था। देवांश के बैठ जाने के बाद लिन जिनुओ ने कर्मचारियों से रसोई में खाना परोसना शुरू करने की सूचना देने को कहा। उन्होंने चुपचाप सर्वरों को भी चेतावनी दी कि वे इस शाम के बारे में गपशप न करें, वरना अपनी नौकरी गवा देने का जोखिम उठाएं। लिन जिनुओ द्वारा उनकी सुंदरता और तीक्ष्णता के लिए चुने गए सर्वर पहले से ही जानते थे कि ये कोई चर्चा का विषय नहीं है, लेकिन उनकी चेतावनी के बाद वे और भी ज्यादा सावधान हो गई।